नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम की डेट पास आती जा रही है और सीटेट के एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जल्दी ही जारी हो सकती है, कभी भी जारी हो सकती है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि यूपीपीए को एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, उसके भी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। और इसके साथ ही बिहार स्टेट के एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है, उसका भी एग्ज़ाम 9 सितंबर से शुरू होने वाला है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी अपना कमर कस लीजिए, तैयारी शुरू कीजिए। क्योंकि सीटेट कभी भी अपना नोटिफिकेशन जारी कर देगा, 10 दिन पहले 15 दिन पहले आपको एग्ज़ाम के पहले नोटिस जारी कर देगा। आप लोग तब आपकी तैयारी धरी की धर रह जाएगी। इसलिए पहले से अपने कंटिन्यू, भले ही थोड़ा कम समय दीजिए लेकिन रेगुलर दीजिए, ठीक है। तो चलिए देना करते हैं, आज हम बात करेंगे ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड जो पेडागोजी होता है वो मैं आपको कराऊंगा। 2 से 3 वीडियो आएगा और आपको पूरा एनसीईआरटी बेस्ड ईवीएस का जो है पेडागोजी वो मैं पूरा करा दूंगा। इसके अर्थ आपको कहीं भी बाहर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इतना अच्छे तरीके से मैं कराऊंगा। और इसकी पीडीएफ भी आपको जो है हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी। जब 2 या 3 वीडियो में अगर मैं कंप्लीट करा दूंगा और लास्ट वीडियो में मैं आपको जो है क्वेश्चन कराऊंगा इसका, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड जो ईवीएस पेडागोजी होता है उसका क्वेश्चन में कराऊंगा। उस जो मैं क्वेश्चन करा दूंगा तो क्वेश्चन वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप जा करके वेबसाइट पे जाइएगा, वेबसाइट से आप मेरे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देना करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, सीटेट ईवीएस पेडागोजी एनसीईआरटी बेस्ड है। सबसे पहले हमें जानना है कि ईवीएस क्या है, क्योंकि आप मान लीजिए किसी चीज़ को पढ़ने से पहले आप जानते हो ना कि आखिर वो चीज़ है क्या आखिर। तो पहले देख लेते हैं ईवीएस क्या है। तो ईवीएस बच्चों को उनके आसपास जो भी है, जिससे भी वो घिरे हैं, उनको समझना ही ईवीएस है। उनके प्रति जागरूकता बच्चों में विकसित हो सके, यही ईवीएस का जो है लक्ष्य है, ठीक है। समझ गए आप लोग। ईवीएस यानी कि जिससे भी पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, आसपास जो भी चीज़ें हैं, मकान, सड़क, जो भी चीज़ आसपास उपलब्ध है वो उनके बारे में जानना ही ईवीएस है। ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आप लोग डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है कि ईवीएस स्टैंड फॉर व्हाट। तो ईवीएस इस का फुल फॉर्म बताना होता है, आपको जो है वहाँ पे टिक मारना होता है। 4 एक ही तरह के सिमिलर ऑप्शंस होते हैं, मैंने क्वेश्चंस कराया भी हुआ है ऑलरेडी। तो जल्दी से अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। ईवीएस का लक्ष्य और ईवीएस क्या है ये तो पता चल गया। अब ईवीएस को जो है पूरे ईवीएस का जो थीम, जो सिलेबस है, उसको 6 थीम में बांटा गया है। 6 थीम यानी कॉन्सेप्ट जो होता है उसको जो 6 पार्ट में बोल सकते हैं कि 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो 6 थीम है उसका। 6 थीम कौन कौन से है। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स, ठीक है। सेकेंड है फूड, ठीक है। थर्ड है वाटर और फोर्थ है शेल्टर, ठीक है। अगला है हमारा 5 नंबर ट्रैवल और छठा थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी कि चीज़ें जो हम बनाते हैं, ठीक है। ये 6 थीम है। इसके अलावा कुछ सब थीम्स भी हैं। अगर जिसको जानना हो कि सब थीम्स कौन से हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं उनको सब थीम्स के बारे में बता दूंगा। थीम से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे ही नहीं मैंने डाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी कि इसमें से कौन सा जो है 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा इसमें से कौन सा ईवीएस की थीम नहीं है, कुछ अलग से दे देगा, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। क्योंकि आपको थीम 6 पता है तो आपको पता चल जाएगा कौन सा आउटसाइडर ऑप्शन है। फिर इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा ईवीएस का थीम है, 3 अलग अलग ऑप्शन दे देंगे और एक ईवीएस का थीम उसमें डाल देगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये 6 थीम आपको रट्टे होने चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब सबके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे कि क्यों इन थीम्स को डाला गया है। पहला देख लेते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स को इसलिए डाला गया है, इस नोट्स को मैंने ऐसे तैयार किया है कि आपको सिर्फ नोट्स पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। बिल्कुल एकदम ईजी भाषा में तैयार किया गया है। तो देखिए फैमिली एंड फ्रेंड्स को क्यों डाला गया है कि पहली चीज़ जिसमें बच्चा जन्म लेगा परिवार होता है। जहाँ भी बच्चा जन्म लेता है परिवार होता है, तो परिवार के बारे में जानना जरूरी है। फिर दोस्त बनाएगा, घर से निकलेगा तब पड़ोस में जाएगा, तो ये चीज़ों के बारे में जानना जरूरी है। फैमिली और फ्रेंड्स इसलिए डाला गया है कि पहले घर के परिवार के बारे में जाना, फिर जो है दोस्त पड़ोस इत्यादि के बारे में जानना जरूरी है। अगला थीम क्यों डाला गया है फूड। तो फूड डालने का मतलब ये है कि परिवार में जब अगर रहेगा तो खाना भी खाएगा ही, उससे संबंधित जानकारी या जागरूकता लाना भी जरूरी है, ठीक है। इसलिए जो है फूड थीम को डाला गया है ईवीएस में, ईवीएस के सिलेबस में। अगला है वाटर यानी पानी। तो खाने के बाद पानी और पानी से संबंधित जागरूकता और जानकारी भी जरूरी है बच्चों के लिए, तो इसलिए वाटर थीम को डाला गया है।
अगला है शेल्टर यानी आवास। तो आवास या निवास के प्रकारों की जानकारी है, किन जगहों पर कैसे घर होते हैं, इसके बारे में जानकारी या जागरूकता लाना भी जो है बच्चों में ज़रूरी है। ठीक है। अगला है ट्रैवल। अब बच्चा यात्रा कैसे करते हैं, क्या करने का तरीका है, कहाँ कहाँ करना चाहिए, क्या यात्रा आखिर है क्या, उसके बारे में ज़रूरी जागरूकता, ये सारी चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं, इसलिए यात्रा थीम को डाला गया है। ठीक है, ट्रैवल्स को। अगला और लास्ट थीम है थिंग्स वी मेक एंड डू, यानी चीज़ें जो हम बनाते हैं। तो इस थीम को रखने का मतलब क्या है, जो भी चीज़ें हम बनाते हैं उसके बारे में जानकारी देना, और इसके बारे में डिटेल्स से इसमें बताया गया है। बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको जो है मिश्र धातु वगैरह होगा, इस सारे के बारे में बहुत सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताई गई हैं। तो आगे मैं सिर्फ यहाँ पे पेडागोजी डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आपको ईवीएस का जो एनसीईआरटी समरी करना है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको वो भी करा दूंगा, जल्द ही करा दूंगा उसको। ठीक है, चलिए फिलहाल अब देख लेते हैं ईवीएस के सब थीम के बारे में। तो ईवीएस के 2 सब थीम हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था। ठीक है, ईवीएस के 2 सब थीम हैं। कौन कौन से सब थीम हैं, तो इनमें से 2 थीम के सब थीम्स हैं। ठीक है, 6 थीम है, 6 थीम में से 2 थीम के सब थीम्स हैं। पहला है फैमिली एंड फ्रेंड्स और दूसरा है रिलेशनशिप। तो सॉरी, फैमिली और फ्रेंड्स का है। तो फैमिली और फ्रेंड्स का 2 सब थीम है, रिलेशनशिप और वर्क एंड प्ले। ठीक है, सेकंड है, सॉरी 1 मिनट, हाँ तो देखिए यहाँ पे 2 थीम के सब थीम है। पहला है फैमिली और फ्रेंड्स के। ठीक है, तो रिलेशनशिप और वर्क एंड प्ले हो गया, ये सब थीम है। फिर ये भी सब थीम है एनिमल्स और प्लांट्स, ये सब थीम्स है। ठीक है, तो आपको जो है ये सब थीम्स याद रख लेना है, या फिर आप सब थीम्स ना भी याद रखो तो थीम्स 6 याद कर लोगे तो सब थीम्स आपको ऑलरेडी रहेगा ध्यान में कि जो है जहाँ ऑप्शन में देगा कि इसमें से कौन सा थीम नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि ये सारे 6 थीम थे में से 3 ऑप्शन दिया हुआ है, एक नहीं है, तो ऑलरेडी यही होगा। ठीक है, 2 बार प्रश्न बन चुका है ऐसा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, ऐसा प्रश्न बार बार रिपीट हो सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं फूड। फूड का सब थीम कौन सा है। ठीक है, फैमिली और फ्रेंड्स का तो 4 सब थीम दिख गया। अब फूड का, तो फूड का है टेस्टिंग, डाइजेस्टिंग, कुकीज और प्रिजर्व टेक्निक और फार्मर्स एंड हंगर, ये जो है कुछ सब थीम्स। ठीक है, इस थीम्स के जो फूड थीम का सब थीम्स ये 5 हैं और ऊपर वाले का 4 है। तो ऐसे भी प्रश्न बन सकता है अगर आपका कि जो है फैमिली और फ्रेंड्स के सब थीम्स कितने हैं, तो 2 3 1 4 ऐसे करके दे देगा, आपको याद रखना होता है। ठीक है, आगे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगला आप कुछ देख लेते हैं पेडागोजिकल पॉइंट्स, जो ईवीएस के एनसीईआरटी के अनुसार जो पेडागोजी पॉइंट्स हैं वो देख लेता हूँ मैं। देखिए, बच्चा जो संसार को जो है वो पूर्ण देखता है। ठीक है, कंपार्टमेंटल या टुकड़ों में बांट कर नहीं देखता। जैसे पहाड़ को देखा तो समझा कि यह जो है वो भूगोल का अंग है, ट्रेन देखा तो ये समझा कि यह विज्ञान का अंग है। उसके लिए यह पर्यावरण जो है और उसके सभी उस पर्यावरण जो है और उसका सभी जो है अंग है उसके लिए। ठीक है, बच्चे के लिए बात हो रही है। ठीक है ना, तो बच्चा कभी भी होलिस्टिक देखता है, वो टुकड़ों टुकड़ों में बांट के नहीं देखता। ठीक है, उसके लिए पर्यावरण और उसके सभी जो है ये सभी उसके अंग हैं। इसलिए ईवीएस को और उसके थीम्स को अच्छे से बच्चों को समझाना होगा। ठीक है, और बच्चों को समझाने से पहले हमें और आपको समझना है कि आखिर थीम्स डालने का लक्ष्य क्या है, सारी चीज़ें। इसलिए मैं बताया आपको डिटेल से कि थीम आखिर डाला क्यों गया है, थीम डालने का लक्ष्य क्या है, बच्चों को क्यों समझाना जरूरी है। ठीक है, इसलिए उसके थीम को अच्छे से बच्चों को समझाना होगा। बच्चों को अपने पर्यावरण के प्रति अच्छी समझ विकसित हो, इसके लिए एनसीईआरटी इसी आधार पर बुक्स डेवलपमेंट करता है। आप अगर एनसीईआरटी की बुक्स देखेंगे तो इसी थीम बेस्ड पे सारे उसके बुक्स हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ईवीएस का सिलेबस भी इसी थीम पे बेस्ड है। अगला देख लेते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है, इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे वेबसाइट पे मिलेगी, जाके चेक करिए। वेबसाइट का नाम है www.allsolutionsco.xyz करके वेबसाइट का नाम है। वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और विशेष करके मैं एक बात बता दूँ आप लोग को, जो लोग एसटीटी के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ऑलरेडी बहुत सारे क्विज वहाँ पे हैं, अलग अलग साइंस के, हिस्ट्री के बहुत सारे क्विज हैं, पेडागोजी के।
तो आप लोग जाकर इंग्लिश वगैरह के सारे चीज़ सब्जेक्ट कंप्यूटर वगैरह के सबके जो है वहाँ पे क्विज ऑलरेडी उपलब्ध है, आप जाकर अटैम्प्ट कीजिए। इसके अलावा अगर क्विज कम पड़े तो और भी उपलब्ध आपको करा दिया जाएगा। देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम परीक्षा होने वाली है, तो और सीटेट वालों को मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कराई जा रही है कि हो सकता है कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम ले ले, वैसे तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लेगा नहीं सीटेट वालों का, लेकिन अगर ले ले जैसे चीटी वाले लोग का ले रहा है तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आप लोग जो है माउस पे पकड़ बनाना जरूरी है ऑनलाइन एग्जाम के लिए, ठीक है। माउस की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो जाके क्विज अटेम्प्ट कीजिए। तो देख लेते हैं, यह थीम जो है एक मुख्य पॉइंट से या एक की पॉइंट जिसको कहते हैं उससे शुरू होता है, जिसकी भाषा से बच्चों को या बच्चों के लिए उपयोगी हो, ठीक है। इसका मतलब यानी कोई भी थीम है, ठीक है, जैसे कोई भी थीम अगर फूड ले लिए या परिवार हो गया, तो एक की पॉइंट से शुरू होता है। इसका हर चीज़ का एक होता है ना पॉइंट, उस एक पॉइंट से शुरू होता है जिसकी भाषा बच्चों के लिए उपयोगी होती है, ठीक है, और सुविधाजनक भी होती है। अगला देखते हैं, इसलिए जब हम बच्चों के एनसीईआरटी की किताबों को देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या बकवास दिया है। बिल्कुल सही, आप देखते होंगे एनसीईआरटी का बुक जो नीचे क्लास खास करके बुक्स हैं, एकदम बहुत सारे लोगों को अगर एनसीईआरटी बुक्स पढ़ाने नहीं आता है, उनको लगता है कि जो है ये तो बिल्कुल बकवास सिलेबस है, ये क्या बुक दिया है, ये बच्चों को पढ़ाने लायक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। वो बुक बहुत सारे शिक्षाविद मिल करके तैयार करते हैं और बहुत ही अच्छी बुक होती है, ठीक है। लेकिन जिसको पढ़ाने नहीं आता है या जिसको अगर एनसीईआरटी के बुक्स में प्रैक्टिस नहीं है उसको, तो वो ऐसा ही सोचता है, ठीक है। तो इस चीज़ का जो हमें अच्छे से देखिए, शिक्षक बनना आसान नहीं है, आपके ऊपर बच्चे की पूरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए आपको जो प्रिपेयर करना पड़ेगा। इसलिए जब आप जैसे कि आप बुक देखते हैं एनसीईआरटी की, तो आपको बहुत से लोगों को बेकार लगता है, उबाऊ लगता है, ठीक है। तो दिया रहता है जैसे कि ये क्या बकवास दिया है, इसकी क्या उपयोगिता है, कोई एक्टिविटी दिया, कोई चीज़ दे दिया कि अपने पड़ोस में पूछो कि जो है कैसे वो लोग तैयारी करते हैं, सारी चीज़ें दिया रहता है। तो ऐसे टाइप के पॉइंट दिया रहता है, तो वो कहता है लोग या शिक्षक सोचते हैं, आप हम जैसे शिक्षक सोचते होंगे कि आखिर ये क्यों दिया है। देखिए सबकी उपयोगिता होती है, ठीक है, वो सोचते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है, परंतु वह उन बच्चों की उम्र और समूह का ध्यान रखकर उनकी समझ के अनुसार बनाई जाती है, ठीक है। सारे एनसीईआरटी का सारा चीज़ जो है उनके समझ बच्चों के एज वाइज जिस क्लास में पढ़ते हैं उन समय उनकी उम्र क्या होगी, उनकी समझ क्या होगी, उसके अनुसार उनका सिलेबस बनाया जाता है। यूएस पढ़ाते समय हमें जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज और जोग्राफिकल लोकेशन के भेद को भी मिटाने तथा उसे संभालने की ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर आप यूएस पढ़ा रहे हो तो यूएस में तो सभी चीज़ें सम्मिलित है, तो उसमें जो है जेंडर, क्लास, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज या किसी जोग्राफिकल लोकेशन के प्रति आप बायस्ड नहीं हो सकते हो, ठीक है ना। आपको जो है न्यूट्रल रह के, और इसका बच्चों में भेद ना हो, ठीक है। भेद जैसे कि वो इस प्लेस से आता है या फिर वो तो लड़का है वो लड़की है, ठीक है, ये सब का भेद मिटाइए। फिर कल्चर जैसे या रिलीजन, जैसे वो हिंदू धर्म से आता है तो वो मुस्लिम धर्म से आता है, तो वो ईसाई है तो क्रिश्चियन है, ये सारे भेद मिटाने की ज़रूरत है, ठीक है। एकदम न्यूट्रल होकर आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, बायस नहीं होना किसी एक चीज़ के प्रति, ठीक है। जैसे आप अपने क्षेत्र का बच्चा है तो उसको ज़्यादा ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें बायसनेस आपको मिटाने की ज़रूरत है, और उनके भी जो भेद होता है उसको भी मिटाने की ज़रूरत है और संभालने की ज़रूरत है। क्योंकि बच्चे तो फिर भी जो है अबोध होते हैं ना, उनमें अगर अभी से अगर हम लोग ये सारी चीज़ें डालना शुरू करेंगे तो बच्चों को परेशानी होनी शुरू हो जाएगी। अगला है, बच्चों में रंग भेद ना हो, भाषा के भेद ना हो तथा इन सब के आधार पर कोई दुर्भावना उत्पन्न ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। ये हम लोग ही बच्चों में संभाल सकते हैं, नीचे के क्लास से शुरू होता है और बाद में बढ़ते जाता है। अगला देख लेते हैं, जैसे इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं, ठीक है, और अफ्रीका के काले, या किसी विशेष जगह के लोग बुद्धिमान होते हैं, इससे बच्चों में भेदभाव उत्पन्न होगा। जैसे अगर आप अन्य बोल दिए कि इंग्लैंड के लोग गोरे होते हैं, किसी जगह काले होते हैं, ठीक है, अफ्रीका के लोग काले होते हैं, ठीक है, तो बच्चों में किसी तरह का भेदभाव नहीं उत्पन्न करना है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि बिहारी लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है, लेकिन अब आप इस चीज़ को अगर बच्चों के सामने लोगों को बोलने तो क्या होगा। इंसान बुद्धिमान हर इंसान होता है, अपने आप में हर जगह इंसान बुद्धिमान होता है। बिहारी लोग बुद्धिमान होते हैं ऐसा कह देने से, आप भले बिहार से हो लेकिन बिहारी बुद्धिमान होते हैं,
बिल्कुल सही चीज़ें होती हैं, लेकिन क्या होता है ये किसी जोग्राफिकल इंडिकेशन की वजह से, जो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से ऐसा नहीं होता है। देखिए जो जिस चीज़ का उपयोग करता है, सीधी बात ये है कि अगर आप कोई किस चीज़ का यूज करोगे, आप किसी चीज़ के ज़्यादा उपयोग करते हो, ठीक है, तो उस चीज़ का क्या होता है, उस चीज़ का विकास होता है आपका। आप साइंस पढ़े हो, बहुत से लोग साइंस के होंगे इसमें, तो वो लोग समझते होंगे इस चीज़ को कि जो है हम लोग का जो विकास हुआ है, विकास क्रम है, उसमें जो जो चीज़ें हम लोगों ने उपयोग करना सीखा, धीरे धीरे उस चीज़ का विकास होते गया। जिस चीज़ का उपयोग कम करना सीखा, वो चीज़ें लुप्त होती गई। वैसे ही है जहाँ पे लोग ज़्यादा, देखिए जैसे कि आसाम वगैरह जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाढ़ आती होगी, ठीक है, वहाँ पे हमेशा बाढ़ आता है, लेकिन वहाँ के लोग जुझारू हो जाते हैं, ठीक है, उस चीज़ के प्रति उनको आदत हो जाती है, ठीक है। वही कुछ जहाँ पे एकदम बिल्कुल सूखा पड़ता है, वहाँ अचानक से अगर थोड़ी सी पानी भी लग जाए तो वहाँ बहुत से लोगों को समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो जिस चीज़ के जहाँ पे जिस चीज़ को पड़ता रहता है वहाँ पे आदत हो जाती है, ठीक है। रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को रेगिस्तान के जो वातावरण में रहने की आदत हो जाती है, और एक नॉर्मल इंसान वहाँ पे जाएगा तो उसको परेशानी होगी। ठीक वैसे ही जिस चीज़ का ले लो, अब बिहार, अब ऐसा मान लीजिए, मैंने एक उदाहरण दिया, बिहार के लोग बुद्धिमान होते हैं, अगर आप कहोगे तो बाकी जगह, बाकी स्टेट के अगर मान लीजिए वहाँ पे बच्चे हैं, उनको जो है भेदभाव उत्पन्न होगा कि जो है सर भेदभाव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, बच्चों में भेदभाव उत्पन्न नहीं करना है, ये चीज़ें मिटानी है उसके मन से, ठीक है। अगला पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है मूल्यांकन जो है वो सतत होना चाहिए, यानी कि रेगुलर होना चाहिए, और यह अवलोकन के आधार पर हो, ठीक है, चर्चा के आधार पर हो, पूछताछ के आधार पर हो, ना कि परीक्षा या टेस्ट और डरा धमका कर। जैसे आप किसी चीज़ का मूल्यांकन करके किसी बच्चे का मूल्यांकन करो, तो वो जो है सतत, एक तो रेगुलर होना चाहिए, सतत होना चाहिए, यह अवलोकन के आधार पर होना चाहिए, ठीक है, ऑब्जर्व कर, चर्चा के आधार पर होना चाहिए, बच्चे से चर्चा कर रहे हो, पूछताछ कर रहे हो, उसके आधार पर होना चाहिए, ना कि परीक्षा लेकर के, टेस्ट लेकर के और डरा धमका कर आप टेस्ट ले रहे हो, ठीक है, या फिर मूल्यांकन करो। ये चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। बच्चों की समझ को समझना जरूरी है। यहाँ ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, ये पॉइंट बिल्कुल समझना जरूरी है कि बच्चों की समझ को समझना, यानी देखिए बच्चे की समझ को समझना जरूरी है, यानी कि उस लेवल पे आपको जो है जा करके समझना होगा। ये नहीं कि आप उस पर कोई चीज़ थोप लिए, उनसे चर्चा करोगे, उनका ऑब्जर्वेशन करोगे, तो आप जो है अच्छे से उनको समझ पाओगे, ना कि उस पर कोई चीज़ थोप दिए, डरा धमका दिए, या फिर टेस्ट लेकर के, टेस्ट चीज़ लेकर आप थोप सकते हो, थोप दोगे, लेकिन उससे उनका विकास नहीं होगा। आपको बच्चों को विकास करना है, ठीक है। आप टीचर बनने वाले हैं, और वैसे सीटेट कर रहे हो लोग, सीटेट पास करोगे तो आप टीचर ही बनोगे। तो ये चीज़ें आपके लिए समझना चाहिए कि बच्चों की समझ को समझ के आप जो है उनके लेवल पे आप जाके समझोगे, उनकी एज के अनुसार आप बच्चों की समझ कितनी विकसित हुई है वो चीज़ समझोगे, और उसके अंदर ही आप काम करोगे। अब एनसीएफ का क्या सुझाव है ईवीएस के बारे में, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं। ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन पॉइंट से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं सीटेट में, और कैसे बनते हैं वो मैं आपको ऑलरेडी मैं कराऊंगा क्वेश्चंस में। लास्ट वाला पार्ट जो मैं होगा, सेकंड पार्ट, वो मैं आपको कराऊंगा। तो ये एनसीएफ का जो सुझाव वाला है ये मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। फिलहाल वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए वीडियो को जो है मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ से मैं अगले वीडियो में कराऊँगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों और कलीग्स में। मिलते अगली वीडियो में, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।